डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो नाम से ही लग रहा है कि हमारे देश में एक ऐसी संस्था बनानी है पैसों से संबंधित, क्योंकि वहां से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो देश का। आप एक चीज नोटिस करिएगा, कोई भी जगह डेवलप तभी हो पाएगी जहां पर क्या मिले, कैपिटल मिले। तो जहां कैपिटल ज्यादा होगा तो वहां ऑटोमेटिकली क्या देखने मिलेगा आपको, डेवलपमेंट देखने मिलेगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे महाराष्ट्र की तीन सबसे बड़ी सिटीज, मुंबई, पुणे और नागपुर। यदि कोई पूछे कि तीनों में सबसे ज्यादा डेवलप कौन सा सिटी है, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे, मुंबई बोलेंगे, फिर बोलेंगे पुणे बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, नागपुर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर पैसा पहले पहुंचा होगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रेड होता है, व्यापार होता है, या बहुत सारे कारण होंगे, इंडस्ट्री होगी, अलग अलग सर्विस कंपनी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पैसा ज्यादा होगा, और जहाँ पैसा ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ डेवलपमेंट क्या होगा, ज्यादा देखने मिलेगा, जल्दी देखने मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे देखने मिलेंगे, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, ब्रिज की व्यवस्था, मेट्रो की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, ये सभी फैसिलिटी आपको क्या देखने मिलेगी, वहां पर देखने मिलेगी। पुणे भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, बट कंपेयर टू मुंबई और पुणे के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है नहीं। तो पुणे में क्या कैपिटल उससे ज्यादा पहुंचा तो नहीं, लेकिन पहुंचा सही, तो वहां पर डेवलपमेंट आपको देखने मिला। नागपुर में थोड़ा सा डेवलपमेंट कम देखने मिला कंपेयर टू दोनों सिटीज के, बिकॉज यहाँ पैसा क्या हुआ, लेट पहुंचा या कम पहुंचा होगा, इसकी वजह से। अब बात कर लेते अमरावती की, बात करते हैं तो अमरावती ज्यादा डेवलप नहीं होगा नागपुर से। रीजन क्यों है, बिकॉज वहां कैपिटल नहीं पहुंचा उतना। तो जहां जहां कैपिटल ज्यादा पहुंचेगा ऑटोमेटिकली वहां डेवलपमेंट देखने मिलेगा। जैसे न्यू दिल्ली में क्या है, कैपिटल ज्यादा है तो वहां डेवलपमेंट देखने मिलेगा। हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, कैपिटल ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या देखने मिलेगा, डेवलपमेंट। तो आज का जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने सिखा दिया कि भाई यदि कोई भी चीज को डेवलप देखना है तो वहां पर क्या चाहिए, कैपिटल। जैसे आप डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो यूएसए क्यों बोलते, बिकॉज यूएसए क्या है, दुनिया का सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला कंट्री है। चाइना की क्यों बात करते हैं, बिकॉज चाइना में पैसा ज्यादा है तो डेवलपमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मिलेंगे, अच्छे सड़कें मिलेंगे, अच्छे ब्रिज मिलेंगे, खाने की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। अब कंपेयर करें दुबई, दुबई भी पहले उतना डेवलप था क्या, 20 25 30 साल पहले नहीं, बट धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आया, कैपिटल आया, और क्या हुआ देखो आज कितना डेवलप सिटीज में से आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि किसी भी जगह का डेवलपमेंट करना है या डेवलप करना है तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल। और कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाई गई है, अलग अलग संस्था बनाई गई है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या लिखा है, द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट और डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज आर ऑर्गेनाइजेशन ओन बाय द गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड फंड्स फॉर लो कैपिटल प्रोजेक्ट्स, or where their borrowers are unable to get it from commercial lenders. Development finance institution occupy an intermediary space between public and private investment, facilitating international capital flow। तो कहीं ना कहीं हम लोग पब्लिक और प्राइवेट के बीच में एक ऐसी संस्था बनानी चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगा। और यहाँ पर दिया गया है हमें क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल का फ्लो जितना ज्यादा होगा किसी भी जगह में तो ऑटोमेटिकली क्या बोलोगे, वो डेवलप जगह हो जाएगी। तो देखिए हमारे भारत में कुछ डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए हैं। इनडायरेक्टली क्या होता है, हमें लोन देना होता है, स्पेसिफिक एरिया वाइज देना पड़ता है। ये कहीं कहीं पर हम फुल लोन देते हैं या शॉर्ट लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, अलग अलग तरीके से हर सेक्टर में क्या करना है, हमें कैपिटल प्रोवाइड कराना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कैपिटल पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या है, तीन संस्था देखने मिलेगी। एक है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आगे देखेंगे। फिर बना है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या बना, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पहला सेक्टर हो गया। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके लिए हमने क्या बनाया, नाबार्ड बनाया। फिर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या बनाया, एक्जिम बनाया। और हाउसिंग के लिए क्या बनाया, एनएचबी।
इसके बाद तो ये केवल हमने पर्टिकुलर एक सेक्टर प्रोवाइड किया। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने अभी हाल ही में बजट में लाया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, मेट्रो बनाना, हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना। ये भी क्या होता है, किसी कंट्री की निशानी होती है कि वो डेवलप्ड है कि नहीं। यदि आप यूरोप जाते हो या कोई वेस्टर्न कंट्री जाते हो तो आपको एक चीज जरूर बोलोगे, बोलोगे वाओ सर कितना सुंदर जगह है, वाओ कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितनी अच्छी अच्छी, अपन जितने भी मैक्सिमम बॉलीवुड की मूवी देखते होंगे या हॉलीवुड की, तो आपको अच्छे अच्छे सड़कें देखते होंगे, साफ सुथरे क्लीन, पानी की व्यवस्था, सड़कें बहुत अच्छे हैं, मेट्रो अच्छी है, स्पेस मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही बस में 1000 लोग भरे हैं अपने जैसे, वैसा नहीं होता, वहां पर बस में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, सब अच्छी फैसिलिटी है, ऑटोमेटिक फैसिलिटी है। तो अपन क्या बोलेंगे, वो देश कितना डेवलप्ड है यार, कितना विकसित है, क्यों? बिकॉज वहां पर कैपिटल पहुंचा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, हमें डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी देश को डेवलप तभी बोलोगे जहां वहां पर क्या है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो। ऐसे नहीं कि उबड़ खाबड़ सड़कें देखने मिल रही है, कहीं पर नदी दिख रहा है, कहीं नाले दिख रहा है, कोई ब्रिज ही नहीं है, पहुंचे कैसे? तो फिर वो अच्छा संकेत नहीं होता। तो स्टार्ट वाइज इनके बारे में देख लेते हैं, क्या नहीं क्या नहीं। हाँ, तो कुछ फाइनेंस पैसा हम लोग देते हैं दो प्रकार से, एक होता है मीडियम, जहां पर हम 1 से 5 साल तक के लिए लोन दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं। और दूसरा होता है 5 साल से ज्यादा के लिए, तो क्या होता है लॉन्ग टर्म का, क्या होता है कैपिटल होता है। अब आगे देखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है, सेम जो मतलब होता है कि किसी भी जगह का डेवलपमेंट करना है। पहला, द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ डीएफआई इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कोई भी चीज डेवलप कब दिखाई देगी, जब वहां पर कैपिटल पहुंचेगा। ओके। These banks provide financial as well as the technical support to various sector। तो मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम पैसों के अलावा क्या देंगे, टेक्नोलॉजी सपोर्ट में भी हेल्प करेंगे। क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1991 से पहले हमारे भारत में एलपीजी रिफॉर्म नहीं था। तो उससे पहले बहुत सारी कंपनी को यदि कोई फॉरेन से कंप्यूटर या लैपटॉप भी मंगाना होता था तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। और कोई भी देश में क्या होता है, टेक्नोलॉजी जितना जल्दी पहुंचेगा वो देश उतना आगे बढ़ेगा। अभी हमारे देश में अभी 5G लाने की बात की जा रही है, बट साउथ कोरिया, जापान, चाइना में तो अभी 6G 7G पर ट्रायल भी हो गया, चलने भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा पीछे है, बट धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है, डीएफआई डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें केवल कैपिटल देगा, हमें मतलब नहीं, जो भी सेक्टर को पर्टिकुलर जहां जहां डिफाइन किया गया है, बट यहाँ पर हम पैसा जमा नहीं करते, नॉर्मल कमर्शियल बैंक जैसे काम नहीं करते। दे रेज फंड बाय बोरोइंग फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बाय सेलिंग देयर बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है समझेगा, सरकार का एक पत्र होता है, सरकार उसमें लिखती है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के सिग्नेचर होती है। सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं क्या करेगी, वो बॉन्ड रिलीज करेगी। कैसे? मान लो सरकार ने बोला कि जो हमें अभी 1 करोड़ रुपया देगा, उसे हम 5 साल के बाद 3% के हिसाब से पैसा वापस कर देंगे। ठीक है। अभी सरकार किसकी है किसकी नहीं उससे कोई मतलब नहीं अपन को। जारी किसके नाम से हुआ पेपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। तो यदि आप पेपर खरीदते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा अभी, 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ का कितना परसेंट दे रही सरकार, 3%, तो मतलब कितना हो गया, 3 लाख। 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 15 लाख। तो 5 साल के बाद मान लो आप जाते हो पेपर बेचने के लिए कि भाई मेरा टाइम पीरियड हो गया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो उस समय भले ही ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो मना नहीं करेंगे कि नहीं उस सरकार ने दिया था, ये नहीं। पेपर किसके नाम से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम पे होते हैं। सरकार कौन जारी कर रही है, गवर्नमेंट। और 100% क्या होता है, सिक्योर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, या बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके। तो कितना मिल जाएगा, यदि आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 साल बाद कितना मिल जाएगा, 1 करोड़ 15 लाख रुपया। तो अब समझ में आ गया बॉन्ड मतलब क्या है। तो हम पैसा डिपॉजिट तो नहीं करते, बट इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होता है। इसलिए इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम मिलेगा। जहां पर रिस्क ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देंगे। It also provides a generate to banks on behalf of companies and subscription to share debenture। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो वहां के शेयर और डेबेंचर जो होते हैं उसको भी कंपनी के बेच के पैसा कमाने का ट्राई करेगा। Underwriting enables firms to raise funds from the public. Underwriting a financial institution guarantees to purchase a certain percentage of shares
of company that is issuing IPO, it is not a subscribed by the public. तो आईपीओ मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है कि जब कोई कंपनी अपनी पहली बार क्या करती है, शेयर मार्केट में जारी करती है, तो उसको क्या बोलोगे? आईपीओ बोलोगे। ओके। दे ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस लाइक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाइबिलिटी स्टडी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एडवाइस देने का भी काम करेंगे आपको। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्या है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो पहला क्या है? आईएफसीआई। तो नाम से लग रहा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया was founded in 1948 and was India's first development financial institute। तो इसको बनाया गया था 1 जुलाई 1948 में। इस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख लेंगे और इसका हेडक्वार्टर क्या मिलेगा? न्यू दिल्ली। तो यहाँ मेंशन नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो आप लोग देखिए इसको ध्यान से। 15 अगस्त 1947 को वो गरीब अंग्रेज देश छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या था? देश का डेवलपमेंट करना था। उस 1947 में देश की हालत क्या थी? बहुत ही खराब थी। एजुकेशन केवल 9% था, खाने की बहुत कमी थी, भुखमरी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि हम ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ सामान हम प्रोडक्शन करेंगे तो देश का डेवलपमेंट करेंगे। इसीलिए 1 साल के अंदर ही हमने क्या बनाया? आईएफसीआई को बनाया, ताकि क्या हो सके, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, लार्ज नंबर के होते हैं, आपको पता है बोकारो स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बट क्या था, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए था? हमें गाइडेंस देना था, कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए क्या लाया गया था? आईएफसीआई लाया था। एक प्रकार से हम लोग देश में डेवलपमेंट चाहते थे। ओके, तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख लेंगे, हेडक्वार्टर क्या लिख लेंगे? न्यू दिल्ली। अगला है आईसीआईसीआई। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भले ही आपको ये प्राइवेट बैंक दिख रही होगी, बट इसको कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया। तो नाम से लग रहा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट में क्या करना था? हमें एक तो पैसा देना था और इन्वेस्टमेंट करना था एज ए वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम एंड वाज द फर्स्ट डीएफआई इन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब एक प्रकार से प्राइवेट सेक्टर था। In 1944, ICC Limited founded its sister from ICICI Bank Limited, and in 2002, ICICI Limited was merged with ICICI Bank Limited and creating India's first universal bank। तो पहले क्या बनाया गया था? इसको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में बनाया गया था। बट आगे जाके 2002 आते आते क्या कर दिया गया? इसकी जो पुरानी संस्था थी उसे क्या कर दिया? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में मर्ज कर दिया गया। ये आप लोग देख सकते हो फोटो, इसमें मर्ज कर दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? इसका भी हेडक्वार्टर क्या मिलेगा? मुंबई मिलेगा। और ये प्राइवेट बैंक है। तो एचडीएफसी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? प्राइवेट बैंक है, लगभग लगभग अराउंड 3 या 4 लाख करोड़ कैपिटल के साथ। तो ठीक है, इसको भी क्या बनाया गया था? एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया था, पर इसे अभी प्राइवेट बैंक का स्टेटस दे दिया गया। नेक्स्ट है आईडीबीआई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया was established in 1964 by the Reserve Bank of India, was guaranteed autonomy in 1976. The bank, which was turned into a universal bank in 2003, is responsible for providing an appropriate flow of credit to diverse industries। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे अपन ने आईएफसीआई बनाया, तो वो हमने देखा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के सेक्टर में। तो हमने बोला कि कहीं ना कहीं इसके लोड को कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छे से काम करे बोल के हमने क्या किया? 1964 में एज ए डेवलपमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में इसको अपन ने आईडीबीआई को बनाया। नाम से ही लग रहा है। तो धीरे धीरे सरकार ने बनाया था, उसमें सरकार के शेयर है। और इसने जब अच्छा काम किया ना, तो क्या हुआ? आरबीआई ने 2004 में क्या कर दिया? इसका केवल स्टेटस चेंज कर दिया। उसको क्या बना दिया? सरकारी या डेवलपमेंट बैंक से क्या कर दिया? प्राइवेट बैंक का स्टेटस दे दिया। आज भी इसमें क्या होते हैं? 30% किसके शेयर होते हैं? एलआईसी। और 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। जो रिक्रूटमेंट होता है, जो इम्प्लॉय रहते हैं, वो क्या रहते हैं? ये सरकार के रूप में काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करते हैं। बस केवल हमने बाहर से क्या कर दिया? स्टेटस दे दिया। 2 सेकंड। तो बाहर से हमने क्या कर दिया? इसको स्टेटस दे दिया किसके रूप में? एज ए प्राइवेट बैंक के रूप में।
लेकिन वो अंदर से क्या है, सरकारी जैसे है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि इसको भी अपन ने क्या बनाया था, डीएफआई के रूप में लाया था। नेक्स्ट है आरसीआई। आरसीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 टू रिविटलाइज अंडर परफॉर्मिंग बिजनेस एंड गिव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प। तो देखो, पैसा भी देना है, साथ में क्या काम करेगा इसका, टेक्निकल हेल्प। तो क्या बोला, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब बड़ी कंपनियों में प्रॉब्लम क्या होती है, पैसों की प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने मिलेगी। ऐसे बहुत सारी संस्था होती है जो कैपिटल की वजह से वो अपना इंडस्ट्री या फिर कोई कंपनी है बंद करना चाहती है। यदि वो कंपनी बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा नंबर पे हमें क्या देखने मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। यदि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने मिलेगा तो भी नुकसान होता है। इसके लिए क्या करती है सरकार, कंपनियों से बात करती है, बोलती है कि हम तो आपको रीफाइनेंस कर देते हैं। तो इन सब के ध्यान में रखते हुए भी इसको लाया गया था। और साथ में जो टेक्निकल हेल्प चाहिए वो तो हमको प्रोवाइड करना है समय के हिसाब से। हाँ, नेक्स्ट है सिडबी, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया was founded in 1989 as a subsidiary of IDBI and was given independence in 1998। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नोट डाउन कर लेंगे। ये हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, लखनऊ। मैक्सिमम हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली ऐसे मिलेगा। बट इसका हेडक्वार्टर क्या होता है, लखनऊ में होता है। अब सिडबी क्या था समझना। अभी हमने आईएफसीआई देखा और उससे पहले अपन आईडीबीआई भी देखी। इन सब का काम क्या था, बड़े बड़े इंडस्ट्री पे पैसा लगाना था। बट कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी थी। चाइना में 1980 में क्या आया था, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी आई थी। उसके तहत उसने क्या किया, स्मॉल सेक्टर पे ध्यान लगाया। तो जब वहां पर स्मॉल इंडस्ट्री ग्रोथ करने लगी और प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, तो हमें भी रियलाइज हुआ कि हमारे देश में भी क्या देना पड़ेगा, इसे स्पेशली क्या देना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। इसलिए फिर हमने क्या लाया, माइक्रो स्मॉल मीडियम लाया। माइक्रो स्मॉल मीडियम, ताकि भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक तो जॉब भी क्रिएट होगी, और भारत में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो अच्छी होगी, तो सामान की प्राइस भी क्या मिलेगी हमको, कम देखने मिलेगी। और दूसरे देश पर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अब पहले डेफिनेशन अलग हुआ करता था, बट 1920 में, इसको मैं रफ कर देता हूँ। 1920 में क्या कर दिया गया, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट और के बेस पे ही हम बताते थे, अब क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों देख लिया गया। और यहाँ पर आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेफिनेशन अलग था, सर्विस के लिए अलग डेफिनेशन था। बट मई 2020 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या कर दिया, इसका डेफिनेशन चेंज कर लिया। तो आप लोग लिख लीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। बस थोड़ा सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से, क्या बोल रहा है। यदि किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपया से कम का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपया से कम का, तो क्या बोलोगे उसे, माइक्रो कंपनी। यदि इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का बीच में है और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में, तो क्या होगा हमारा स्मॉल कंपनी। यदि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का है और टर्नओवर कितना है, 50 से 250 करोड़ के बीच का है, तो क्या कहलाएगा हमारा, मीडियम कंपनी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनी को डिफाइन करते हैं। क्योंकि डिफाइन करने से क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाता है किसको माइक्रो कंपनी बोलेंगे, किसको स्मॉल, उसके हिसाब से टैक्स में क्या मिलता है हमको, फायदा देखने मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसको माइक्रो कंपनी बोलेंगे, किसको स्मॉल, किसको मीडियम। तो हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो हमें जॉब प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा करता है, हमें एमएसएमई करता है। ओके, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। हाँ, लॉकडाउन में इस पे इफेक्ट पड़ रहा था, बिल्कुल। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा लोग क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, क्योंकि इनके पास उतना पैसा होता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हो गए थे, बहुत सारे बंद हो गए थे। फिर लॉकडाउन के बाद सरकार ने अलग अलग स्कीम चलाई और इनको बहुत ज्यादा रीफाइनेंस करने का ट्राई किया गया था, कि वापस से रीबिल्ड हो, ताकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्या हो, जनरेट हो जाए। तो इस प्रकार से डेफिनेशन देखिएगा। ओके, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट है एग्जिम बैंक। एक्जिम का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ
The United States was founded in January 1982 to provide technical support and loans for export. अब ये बनाया गया था 1 जनवरी 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर क्या मिलेगा? मुंबई। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस की हेल्प से हमने इसको बनाया था, एग्जिम बैंक को। क्यों? कहीं ना कहीं दो देश, कोई भी देश को यदि आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, उसके पास क्या होनी चाहिए? फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। और फॉरेन करेंसी में जो मैक्सिमम करेंसी किस में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डॉलर में। और डॉलर किसके पास है? यूएसए के पास है। तो यूएसए की हेल्प से क्या कर सकते थे हम लोग, कहीं ना कहीं इस सेक्टर में काम कर सकते थे। इसलिए उसने हेल्प करने की हमें मदद की, और जनवरी 1982 में लाया गया था। हम चाहते थे कि जो भी मतलब जो लोग हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनके लिए लाया गया था, किस कंट्री में किस सामान का क्या प्राइस मिल रहा है क्या नहीं, उसके लिए भी हमने क्या लाया था, एग्जिम बैंक लाया था। ठीक है। तो एक तो क्या देगा कि पहले तो पता कैपिटल देगा, ओके। दूसरा क्या देगा, वो थोड़ी सी असिस्टेंस करेगा, हेल्प करेगा। और तीसरा क्या था, वो हमें गाइडेंस भी देगा कि क्या कर सकते हैं, किस कंट्री में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं। तो आज के ज़माने में क्या है, कोई भी सामान एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, न्यूज़पेपर है। बट पहले के समय नहीं हुआ करता था, इसीलिए इसको देना भी बहुत हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1982 एंड हैज ए रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। तो 1982 में क्या हुआ था, आरबीआई ने इसको 100 करोड़ कैपिटल से बनाया था, और आज देख लो 11,000 करोड़ से बड़ी की कैपिटल है। और हमारे भारत में आपको नाम से दिख रहा होगा कि किस लिए लाया गया था, कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना था, साथ में रूरल सेक्टर। जब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है, गांव में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद स्कूल अच्छे होने चाहिए, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए, फूड स्टोरेज आपने सुना होगा जहाँ पर हम खानों को स्टोर करके रखते हैं, ये सब की फैसिलिटी होनी चाहिए, बैंक्स होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं नाबार्ड इन सब में क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खेतों में काम करना है, तो कहीं ना कहीं पानी की रिक्वायरमेंट है। तो पानी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैनल्स चाहिए, बोरवेल चाहिए, उसको चालू करने के लिए हमें बिजली चाहिए। तो ये सब कोई एक किसान कर पाएगा क्या? नहीं, इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा? नाबार्ड। किसानों को यदि पैसा चाहिए कोई फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, तो भी हेल्प करने का काम करता है नाबार्ड। और रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो फार्मिंग का डेवलपमेंट है वो हो पाएगा क्या? किसानों को उतनी अच्छी इनकम नहीं मिल पाएगा, उतना अच्छा लोन नहीं मिल पाएगा, और फिर उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो इस सबको ध्यान रखते हुए रूरल डेवलपमेंट भी क्या होता है, किसी चीज के लिए सही है। और हमारा मकसद ही क्या है? डेवलपमेंट करना। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए यहाँ का भी डेवलपमेंट करना जरूरी है। इसके अलावा आपने सुना होगा स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो हमारे भारत में क्या होता है, 10 या 10 से अधिक लोगों का जो ग्रुप होता है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए ये लोग आगे आते हैं। जहाँ पर क्या होता है, कोई मान लो कपड़े सिलाई कर रहा है, अचार बना रहा है, पापड़ बना रहा है, कुछ ना कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, तो उनको भी क्या करता है, पैसा देने का काम करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी क्या करता है, वो हेल्प करेगा हमारा नाबार्ड। ओके, इसको ध्यान में देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसको कब बनाया गया था? 1988 में, टू फंड हाउसिंग डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर लिख लेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है? उस समय में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 70-80 करोड़ के आसपास थी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, हमारा इलाका तो उतना ही है, बट घर है क्या प्रॉपर तरीके से? तो घर नहीं है। तो ऐसे में जितने भी बचे हुए जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जहाँ पर प्रॉपर अच्छे से घर नहीं बने हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, वो कराना। या आपने सुना होगा अटल आवास योजना।
तो अटल आवास योजना के तहत क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हैं, घर बना के दे। या तो जो घर बना रहे हैं उनको हम पैसा दे देंगे, या क्या करेगी सरकार, घर बना के देगी। क्योंकि क्या होता है, लोग क्या करते हैं गाँव के रूरल इलाकों में, जैसे भी हम क्या करते हैं, मिट्टी के घर, लकड़ी के घर कैसे भी बना के एडजस्ट कर लेते हैं। बट गांव से जब हम लोग शहरों की तरफ आते हैं, तो हमें क्या चाहिए, प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए। हम उस प्रकार से घर बना के नहीं रह सकते। वो लोग काम मांगने के लिए तो, या काम ढूंढने के लिए तो आते ही है। और कहीं ना कहीं घरों की समस्या होगी तो अच्छी बात नहीं है, तो लोग मजबूर हो जाएंगे सड़कों के किनारे सोने के लिए कहीं पर भी। तो ये किसी भी अच्छी जगह के लिए क्या गुड इंडिकेशन नहीं होती। इसीलिए भी क्या किया गया, हमारा मेन मकसद है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो एटलीस्ट सबके पास क्या हो, एक तो घर हो। क्योंकि इंसान की क्या होती है, बेसिक नीड्स होती है, उसमें फूड, क्लॉथ और क्या रहता है, हाउसिंग भी रहता है। तो एक छत होनी चाहिए ताकि उसे खुले में सोने पे मजबूर ना होना पड़े। इसके लिए भी क्या लाया गया था, एनएचबी लाया गया था, कि जितने भी हमारे रुके हुए जो प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट के, उनको यदि कैपिटल की वजह से बंद पड़े हैं तो उनको भी हेल्प करना है। वो सरकार की स्कीम थी। अभी अटल आवास योजना बोल रहे हैं, पहले इंदिरा आवास योजना बोलते थे। तो जैसे जैसे पार्टी बदलेगी तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? आगे बढ़े। हाँ, तो नेक्स्ट आया है हमारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो स्पेसिफिक सेक्टर हुआ करते थे, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। तो ये अपन ने क्या देखा, हाँ, तो अपन ने क्या देखा कि एक स्पेसिफिक सेक्टर हुआ करते थे। जैसे इंडस्ट्री के लिए अपन ने देखो आईएफसीआई बना दिया, आईसीआईसीआई बना दिया, आईडीबीआई बना दिया, और सिडबी बना दिया। ये स्पेसिफिक सेक्टर है, इनके लिए पैसा आता था। एग्रीकल्चर एक सेक्टर था, क्योंकि इन सबको सेक्टर वाइज अपन पैसा देंगे तो डेवलपमेंट देखने मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, और हाउसिंग था। बट मैंने जो बताया कि इन सेक्टर वाइज के बाद हमारा क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। तो इसको भी डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना था, पैसे देना था। इसीलिए आगे जाके एक संस्था बनाई गई। हाँ, उसको बोला गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये संस्था बनाने का मकसद क्या था, कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में थोड़े पिछड़े हुए हैं। यदि कोई फॉरेन से हमारे भारत में घूमने आता है या टूरिज्म पे आता है, तो उसे क्या हो, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। एयरपोर्ट से वो जहाँ जहाँ घूमना चाहता है वहां पर उसको अच्छे सड़कें मिले, अच्छे मतलब क्वालिटी के क्या मिले, उसको क्या मिले, कोई ट्रेन मिले, व्हीकल्स मिले, या फिर हमारा मेट्रो मिले। तो उससे क्या होगा, अलग से क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट दिखता है। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हाईवे होने चाहिए, ब्रिज होने चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि हमारी पॉपुलेशन की वजह से जहां पर आपको 1 किलोमीटर के लिए आपको 5 मिनट या 2 मिनट लग रहा है, वहां पर ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा समय लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा, न्यू दिल्ली, मुंबई है कि यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा की है, ओवर क्राउडेड हो जाती है। और इलाका क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब इलाका जब छोटा है तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यदि यहाँ पर नॉर्मल सड़कें चल रही है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि इतने लोग ही या इतने व्हीकल जा पाएंगे। बट यदि उसके ऊपर से क्या बना दिया जाए, ब्रिज बना दिया जाए, या अंडरग्राउंड क्या बना दिया गया, मेट्रो बना दिया गया, तो आपको पता है कि कोई सड़कें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हैविली रश देखने मिलता है, और कहीं पर कम देखने मिलता है। और एक पीक टाइम होता है, जो भी जॉब टाइमिंग होती है, स्कूल टाइमिंग होती है, और कॉलेज का जो खत्म होता है, स्कूल खत्म होता है, या जॉब खत्म होता है, उस टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने मिलता है। और ये अच्छी बात नहीं रहेगी, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, हमें आसानी से इजिली अवेलेबल होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगी, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, और हमारी इजीली कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आजकल तो इसके लिए क्या आ गया है, हमारे ओला आ गया, उबर आ गया, बहुत सारी बसेस चलती है। ओके, अब ई रिक्शा भी आ गया। ये भी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। हाँ, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, इज अ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इसको अभी हाल ही में लाया गया था। इट हैज बीन सेट अप टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर। जैसे कौन कौन से सेक्टर का लाया गया था, सड़कें मैंने बताया ना, हाईवे, ब्रिज। जितना ज्यादा होगा, आजकल आपने देखा 4 लेन, 6 लेन, ऐसे पास बन जाता है, ताकि एक बार गाड़ी चले गई तो आपको ज्यादा ट्रैफिक का कोई ज्यादा झंझट ना देखना मिले। नेक्स्ट होते हैं रेलवेज देखने मिलते हैं,
और क्लीन एनर्जी। हाँ, ये अभी जो नया लाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्लीन एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा सोलर, कहीं पर देखा होगा बहुत ज्यादा जो ट्यूबलाइट्स होती है सड़कों के किनारे, आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा। बट यदि वो सोलर पैनल लगा दिया जाए वहां पर, तो उससे क्या करेगी, वो बिजली जनरेट कर लेगी। तो इससे क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ है वो क्या होगी, सस्ती हो जाएगी। दूसरा आपने देखा होगा ऐसे पवन चक्की लगे रहते हैं, वो गोल गोल घूमते रहता है पवन चक्की, है कि नहीं, विंड एनर्जी बोलते हैं। वहां से क्या करना है, बिजली जनरेट करना है। उसके अलावा आपने देखा जमीन से निकालते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी होती है, या फिर आपने देखा होगा जो ऊपर पानी से गिरता रहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वहां से करना है। यूरेनियम सुना होगा, वहां से हमें क्या करना है, बिजली जनरेट करना है। ये सब क्या कहलाती है, क्लीन एनर्जी। बिकॉज क्यों, यदि हम लोग पेट्रोल यूज करेंगे, डीजल यूज करेंगे, कोल यूज करेंगे, तो चूंकि आज भी हमारे भारत में 70% बिजली किससे बनती है, कोल से। तो कोल को जनरेट करोगे तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम किस पे फोकस करेंगे, क्लीन एनर्जी। और भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या बनाए हम लोग, इससे बिजली बनाए। बिकॉज भविष्य क्या है इसी का। नेक्स्ट है, NABFID will provide long-term debt financing to viable infrastructure projects. It will refinance existing loans and hold stakes in infrastructure project. तो क्या बोला गया है कि हम क्या करेंगे, जितना हो सके लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन देने का ट्राई करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और रीफाइनेंस करेंगे, मतलब दोबारा भी हम क्या करेंगे, पैसा देंगे, यदि वो आगे जाके उसमें होल्ड भी कर सकते हैं उसमें। Next point, it aims to support projects at both the pre-construction and construction stages. It will also promote debt instruments like infrastructure bond. हाँ, ये अच्छा बोला गया, क्या हम ट्राई करेंगे धीरे धीरे इसके माध्यम से। जैसे अपन अपने देखा ना, यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो सेम उसी प्रकार से क्या बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। क्या बोला जाएगा कि भाई हम क्या चाहते हैं कि दिल्ली से मुंबई हम क्या चाहते हैं, बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 2 लाख करोड़ रुपए आ रही है। उसमें से तो 1.80 कौन दे रहा है पैसा, जापान दे रहा है। बट बाकी के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो आप एक काम करिए, हमें दिल्ली मुंबई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। 4 5 6 साल के बाद हम भी क्या कर देंगे, आपको लौटा देंगे। तो ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, कि हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए सरकार से पैसा मांग रहे हैं, और जो पैसा मिलेगा केवल वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में ही खर्चा करेगा। तो समझ में आ गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या बोल रहा है। ठीक है। NAPFID will also assist in monetizing existing brownfield infrastructure asset. It will take equity stakes and raise funds from investors. तो ये क्या बोला गया, ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलेगा जो अपनी एनर्जी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो हमारी क्लीन एनर्जी से रिलेटेड होता है, तो क्या बोलेंगे, ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके। तो ये सरकार ने भी बिल लाया था, द बैंक विल हैव एन इनिशियल ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20,000 करोड़ एंड इनिशियल पेड अप कैपिटल टू 100 करोड़। तो वैसे से कैपिटल कितनी है, 20,000 करोड़ है, बट स्टार्टिंग में कितना दिया जाएगा, 100 करोड़। दिस विल बी कंट्रीब्यूट इक्वली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूशनली इन्वेस्टर्स। तो ये जो पैसा है 100 करोड़, आगे अभी किसके द्वारा दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अलग अलग जो इन्वेस्टर कंपनी उनके द्वारा। फिर धीरे धीरे से कितना तक हो जाएंगे, 20,000 करोड़। तो ये अच्छी अच्छी वो है, सरकार की इनिशिएटिव है। अब आगे देखते हैं सरकार धीरे धीरे और क्या लाना चाहती है। हाँ, द बजट 2021 has signaled that the central government is banking on long-term infrastructure creation to lift India's economic growth rate sustainably. तो मतलब बजट 2021, तो आपको पता होगा कि हर साल फरवरी के महीने में क्या आती है, बजट लाया जाता है। तो ये कोरोना के काल के बाद का बजट था। तो कोरोना के काल के बाद का बजट था, तो सरकार चाहती थी कि जो कोरोना में हमारे क्या हुआ, डेवलपमेंट रुक गया है, उसको आगे बढ़ाना था, सीधी सी बात थी। In this pursuit, the government has proposed to go back to the development finance institute idea. तो सरकार फिर वापस उस आइडिया की तरफ जाना चाहती थी। Further, DFI makes sense of the central government
envisages mobilizing nearly 100 लाख करोड़। सोचो सरकार का कितना थॉट है। 100 लाख करोड़ सरकार चाहती है कि हम डीएफआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, तो बहुत बड़ी बात है। 100 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? फॉर द एम्बिशियस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये है हमारा एनआईपी। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना है कि हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना खर्चा करेंगे? 100 लाख करोड़। तो एक बार में खर्चा नहीं करना, इसको धीरे धीरे किया जाएगा खर्चा। द आइडिया ऑफ डीएफआई लुक्स गुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लूमिंग एनपीए क्राइसिस ऑफ द बैंक। क्यों? बैंक क्या करती है, लॉन्ग टर्म में लोन दे देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे या फिर इंस्टीट्यूट को, बट वो पैसा वापस नहीं हो पाता। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था। हाँ, अब देखिए, अपन ने बोला है कि अभी सरकार ने बोला है दिल्ली से मुंबई हमें क्या बनाना है, मेट्रो बनाना, बुलेट ट्रेन बनाना है। ओके, उसमें से 20,000 करोड़ हम सरकार देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो 1.80 लाख करोड़ है वो किस कौन देगी? जापान गवर्नमेंट। और ये जो प्रपोजल आया था वो कब आया था? 2017 में। ठीक है। अब 2017 से सरकार का सपना क्या था कि 2022 आजादी के 75 साल के उत्सव में हम क्या करेंगे, भारत की पहली बुलेट ट्रेन ला देंगे। अब कहीं ना कहीं हमने बैंकों से भी लोन लिया है, तो क्या जब बैंकों से लोन लिया है, तो क्या वापस कर दिए कि हमने? तो नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक तो प्रोजेक्ट बना नहीं, और अभी भी उम्मीद है कि 2026-27 तक बनेगा नहीं। फिर ट्रायल होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, फिर पैसेंजर आएंगे तो पता चलेगा रिव्यू सक्सेसफुल है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होगी, 300 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की होगी। तो आप सोच सकते हो कि अभी तो वंदे भारत हमारे भारत में लाया गया था, ये अच्छी थी, वंदे भारत हो गया, तेजस हो गया, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी देखने मिले कि इसकी फीस ज्यादा रहती है, तो फिर बहुत कम लोग सफर कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को उतना फायदा होगा नहीं, और सरकार को फायदा नहीं होगा तो पैसा मिल नहीं पाएगा, पैसा नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंकों से जो लिया गया लोन क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। तो वो को उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने इतना बड़ा बोला है कि हम इतना पैसा एलोकेशन करेंगे, लेकिन एक बार में कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे ही होगा। However, many economists have pointed out that India should keep the failed experiment with DFI such as ICICI, IDBI, which leads to the conversion into universal bank। हाँ, इसमें कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने आईसीआईसीआई और आईडीबीआई को, मतलब जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उसको बैंक के रूप में बना के गलत कर दिया, क्योंकि उसको कंटिन्यू रहने देना था, इससे फायदा हो रहा था। तो ये है हमारा एनआईएफ, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो हम चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार से अच्छी सड़कें मिले, ग्रीनरी दिखने मिले, एग्रीकल्चर को फायदा हो, खासकर एविएशन सेक्टर होगा, जो हमारा एनर्जी हो रही है उस सेक्टर पे देखने मिले, और इस प्रकार से हमको डेवलपमेंट देखने मिले। तो ये एनआईपी के बात में बोली गई है। हाँ, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि while boosting investment in the infrastructure sector is imperative for sustained growth, the need for the hour R is resolve persistent issue in the debt market that impeded long-term financing flow। तो क्या बोला गया है इसमें कि हम कितना भी इंस्टीट्यूट को डेवलपमेंट कर ले या कितना भी कैपिटल दे, बट यदि हमारी जो प्रयास है, जो एफर्ट है, केवल छोटे समय के लिए रह जाएगा तो हम आगे तक नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, कि लंबे समय तक हमें करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू पैसा देना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, वो आगे हो पाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि अपन ने आज का जो टॉपिक था वो क्या था, हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था। एक बार इसको अपन रिवाइज कर लेते, क्या क्या अपन ने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट बनाए गए वो किस लिए बनाए गए, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया, हमारा मेन गोल क्या था। कौन कौन कब बनाए गए वो देख लेते हैं। तो पहला आपने देखा कि दो प्रकार के लोन मिलेंगे, मीडियम 1 से 5 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म क्या होता है, 5 साल से ज्यादा के लिए होते हैं। फिर अपन ने देखा था उसका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि वो किस किस लिए लाते हैं। आईएफसीआई 1948 में बना। उसके बाद आईसीआईसीआई 1955 में, इसको जो वापस प्राइवेट कर दिए वो एक प्रकार से फेलियर था, ऐसा कहा जा रहा है। आईडीबीआई 2004 में क्या बना, प्राइवेट बैंक का स्टेटस है, बट कब बन गया था, 1964 में। आईआरसीआई कब बना था, 1971 में। सिडबी
89 में। एक्जिम कब बना? 1982 में बना। नाबार्ड कब बना? 1982 में ये भी। एनएचबी कब बना? 1988 में बना। और ये अभी लाया गया है 2015 के आसपास, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करने के लिए लाया गया। नेक्स्ट है हमारा जो अभी जो सरकार ने बोला है 100 लाख करोड़ का। तो आप खुद सोचिए कि हमारा 1 लाख करोड़, तो अभी तो 1 लाख करोड़ की तो हमारी क्या है, इकोनॉमी तो नहीं है, मतलब इससे ज्यादा ही है। अभी हमारी इकोनॉमी है टोटल करीबन 300 लाख करोड़। ओके, तो इतनी हमारी लगभग इकोनॉमी है। जैसे आपने सुना होगा ना 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, ठीक है, इस प्रकार से होती है ना, सेम वैसी। तो उसको कन्वर्ट करेंगे अपन डॉलर को रुपया में, तो वो कितना हो जाता है? अपने भारत का कितना है? 3.3 है, तो 300 लाख करोड़ के आसपास होता है। ओके। हाँ, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो जो बैंकों में एनपीए हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा। तो इतना हमारी सोच है। तो एक बार में तो सरकार खर्चा नहीं करेगी, धीरे धीरे खर्चा करेगी। और लास्ट में ये बोला गया है कि जो भी हम अपनाएंगे मेथड, वो क्या होना चाहिए? हमारा लॉन्ग टर्म तरीके से होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक क्या हो गया आपको समझ में आ गया होगा, कि केवल हमें देखना है कि भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस या कैपिटल प्रोवाइड करती है। ओके, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? ओके, चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।